सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वेदों के भाष्यकार का तीसरा भाग लेकर। पिछले दो भागों में हमने ऋग्वेद और सामवेद के भाष्यकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों को पढ़ेंगे। हम भाष्यकारों को क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, नेशनल लेवल का एक परीक्षा है यूजीसी नेट जेआरएफ। उस यूजीसी नेट जेआरएफ के संस्कृत विषय जो 25 कोड का विषय है, उसके इकाई नंबर 2 में वैदिक व्याख्या पद्धति में जो प्राचीन और अर्वाचीन आचार्य लगे हुए हैं, वे सभी वेदों के व्याख्याकार या भाष्यकार ही हैं। तो उनमें से हम प्राचीन आचार्यों को ही अभी पढ़ रहे हैं। हमने ऋग्वेद के प्राचीन आचार्यों को पढ़ लिया है, सामवेद के प्राचीन आचार्यों को पढ़ लिया है। अभी हम शुक्ल यजुर्वेद के प्राचीन आचार्यों को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारी उड़ीसा में एसएसबी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ऑफ उड़ीसा यानी एसएसबी के थ्रू में एक एग्ज़ाम होता है कॉलेज लेक्चर का। उस एग्ज़ाम के अंतर्गत संस्कृत विषय में जो इकाई नंबर 1 में कमेंटेटर्स ऑफ दी वेदास ऐसा एक भाग है, उसमें भी हमें इन आचार्यों को पढ़ना होता है। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, आप ज़रूर उन सभी तक पहुंचाएं जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, जिन्हें पता नहीं है। हम यहाँ पे इतने प्रामाणिक तथ्यों के साथ आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप सब कृपया सभी तक पहुँचाएँ, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम देखेंगे, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। हम देखेंगे कृष्ण यजुर्वेदीय भाष्यकारों को। उससे पहले एक और बात बता दूं, यदि आप सभी को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम से सर्च कर लेंगे। इसी नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा और वहाँ पे ज्वाइन करके आप वहाँ से इस नोट्स को ले सकते हैं। इससे पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई है वहाँ से आप सभी नोट्स को ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो ये है सिलेबस। प्रमाण के लिए आप सभी को संतुष्टि मिल जाए, इसके लिए मैंने सिलेबस भी लगाया है। ये सिलेबस एसएसबी संस्कृत उड़ीसा का सिलेबस है। इसमें देखिए 7वें भाग में यहाँ पे कमेंटेटर्स ऑफ द वेदास ऐसा यूनिट नंबर 1 यानी इकाई 1 में लगे हुए हैं। तो इनके अंतर्गत सभी वेदों के भाष्यकारों को पढ़ना है। हमने ऋक और साम के भाष्यकारों को पढ़ लिया है। आज हम शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों को पढ़ रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। जैसे कि आप सभी को पता होगा, शुक्ल यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय का वेद है शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद के भी फिर 2 शाखाएं हैं, माध्यम दिन शाखा और काणो शाखा। माध्यम दिन और काणो शाखा की जो मूल मंत्र भाग है उसे हम जिसमें संकलित है उसे हम क्रम से माध्यम दिन संहिता और काणो संहिता कहते हैं। इन दोनों संहिता पर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने समय में विभिन्न प्रकार की भाष्य ग्रंथों का प्रणयन किया है, उसे आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किन किन आचार्यों ने माध्यम दिन और काणो संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुल 6 आचार्यों ने माध्यम दिन और काणो संहिता पर भाष्य लिखा है, परंतु हमने यहाँ 5 आचार्यों का नाम दिया है क्योंकि हमने एक मुख्य भाष्यकार सायण जी को छोड़ दिया है। हम ऋक और साम के वाले भागों में भी सायण को छोड़ते आए हैं, क्योंकि हम आप सभी को पहले से ही बोलते आए हैं कि हम सायण पे एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। तो सायण पे जब एक स्वतंत्र वीडियो बनना ही है तो इसीलिए हमने सायण जी को छोड़ दिया है। अब देखिए उवट को देखेंगे, जो माध्यम दिन संहिता के सर्वप्रथम भाष्यकार हैं और उनके बाद दूसरे भाष्यकार महिधर हैं। ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन संहिता के भाष्यकार हैं। इसके अलावा काणो संहिता पर हलायुध ने लिखा है और हलायुध के बाद सायण ने भी लिखा है। सायण को हम बाद में पढ़ेंगे। फिर अनंताचार्य हुए, उन्होंने लिखा है। फिर आनंद बोध भट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। तो इन 3 आचार्य हुए काणो संहिता के और ये 2 आचार्य हैं माध्यम दिन संहिता पर भाष्य लिखने वाले। तो चलिए इन 5 के परिचय को विस्तार से देख लेते हैं। तो यह है माध्यम दिन संहिता के भाष्यकारों का परिचय वाला भाग। और इन भाष्यकारों में सबसे पहले जो पहला नाम है आचार्य उवट का है। माध्यम दिन संहिता के 2 प्रमुख भाष्यकार हैं, उनमें सबसे पहले उवट हैं। प्रथम भाष्यकार कौन है? आचार्य उवट। उवट के परिचय के बारे में हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता है। आचार्य उवट स्वयं ही अपना परिचय अपने ग्रंथ के अंत में देते हुए लिखते हैं
आनन्दपुरवास्तव्य वज्रटाक्षस्य सूनुना उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यार्य सुनिश्चितै ऋष्यादींश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वशन् मन्त्राणां कृतवान् भाष्यं महिं भोजे प्रशासति। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसी श्लोक के अर्थ को हम ही समझेंगे, मानो इसी श्लोक के अर्थ को ही समझ लेने से हमें उवट का पूरा परिचय मिल जाएगा, क्योंकि उवट इन्हीं 2 श्लोकों में ही अपना परिचय देते हैं। और यदि हम अभी इनका परिचय देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो श्लोक का अर्थ ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे श्लोक का अर्थ ही इनका परिचय है। देखिए, निवास स्थान इनका आनंदपुर है। माध्यम दिन संहिता के जो प्रथम व्याख्याकार या भाष्यकार हैं आचार्य उवट अथवा उवट, 2 प्रकार से इनका नाम है। तो ये आनंदपुर के निवासी हैं। ये आनंदपुर संभवतः कश्मीर में था, क्योंकि उवट इनका ऐसा नाम है। इनके पिता का नाम वज्रट है। कोई इन्हें काव्य प्रकाशकार मम्मट से भी जोड़ते हैं, उनके छोटे भाई मानते हैं। तो मम्मट जी भी कश्मीरी थे, इसीलिए इन्हें कश्मीरी विद्वान कहा जाता है। तो आनंदपुर संभवतः कश्मीर में ही होगा। और इसका उन्होंने उल्लेख अपने परिचय में किया है इस तरह से कि आनंदपुर वास्तव्य, यानी आनंदपुर के निवासी थे। उवट के पिता जो है वज्रट आनंदपुर के निवासी थे, और उवट भी आनंदपुर के निवासी हैं। ठीक है, तो आनंदपुर इनका निवास स्थान है। इनके पिता जो है वज्रट है, वज्रटाक्ष सुनुना, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, वज्रटाक्ष सुनुना, वज्रटाक्षस्य सुनुना, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो वज्रट इनके पिता हुए। और इन्होंने कब शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन संहिता पर भाष्य लिखा था? राजा भोज के शासन काल में। ठीक है, महिं भोजे प्रशासति, ऐसा कहा है ना श्लोक में उन्होंने। देखिए, महिं भोजे प्रशासति, यानी राजा भोज के शासन काल में उन्होंने माध्यम दिन संहिता पर अपना भाष्य लिखा था। और उस भाष्य को उन्होंने कहाँ पे लिखा था? ये तो मूल रूप से आनंदपुर के निवासी थे, परंतु इन्होंने कोई दूसरी जगह रहकर, ठीक है, अपना भाष्य लिखा था। तो वो दूसरी जगह का नाम क्या है? अवंती। अवंती में निवास करते समय उन्होंने वेद भाष्य प्रणयन किया था। भोजराज के शासन के समय में अवंती में रहते थे, और तब उन्होंने माध्यम दिन संहिता पर भाष्य लिखा था। इसका प्रमाण हमें इसी श्लोक में प्राप्त होता है। अवंत्याम उवटो वसन, यानी उवट नाम के आचार्य अवंती में रहते हुए क्या किए थे? मंत्राणाम कृतवान भाष्यम, यानी मंत्रों पर भाष्य लिखा था। कब? महिं भोजे प्रशासति, जब पृथ्वी को, जब धरती को भोज नाम का राजा शासन करता था। तो इससे पता चल गया आनंदपुर के निवासी उवट हैं, उनके पिता वज्रट हैं। भोजराज के शासनकाल में अवंती में निवास करते समय उन्होंने माध्यम दिन संहिता पर भाष्य लिखा था। माध्यम दिन संहिता किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद का एक शाखा है। ठीक है, उसके बाद में इनका समय 11वीं शती ईस्वी है, क्योंकि राजा भोज का समय भी 11वीं शती के आसपास है। तो अतः इनका समय 11वीं शती ईस्वी होना निश्चित है। और काव्य प्रकाश के एक टीकाकार हुए भीमसेन, जो उवट को मम्मट का अनुज मानते हैं। काव्य प्रकाशकार मम्मट हैं। ठीक है, काव्य प्रकाश पर एक टीका लिखने वाले विद्वान है भीमसेन जी। भीमसेन जी जो है उवट को, आचार्य उवट को, यानी माध्यम दिन संहिता के भाष्यकार उवट को मम्मट के छोटे भाई मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ समीक्षकों ने इसका खंडन किया है बाद में, क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से दोनों में बहुत व्यवधान है, ऐसा उन्होंने कहकर इसका खंडन किया है। इसके बाद इन्होंने यानी उवटाचार्य ने अपने भाष्य में अनेक मंत्रों का अध्यात्म परक अर्थ किया है। इनके भाष्य की क्या विशेषता है? इनकी भाष्य में ज़्यादातर आध्यात्मिक पद्धति को अपनाई गई है, यानी कि वेदों की कुछ व्याख्या पद्धतियां हैं, जैसे कि आध्यात्मिक पद्धति, याज्ञिक पद्धति, और क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, यानी किसको मूल में रख के जो मंत्रों का व्याख्या करना। जैसे कि समझ लो आध्यात्मिक तत्वों को मूल में रख कर मंत्रों का व्याख्या किया जाए तो उसे हम आध्यात्मिक पद्धति कहेंगे, यानी उसके मूल में। ठीक है, उसके मूल में क्या, उसका मूल क्या है? अध्यात्म है, यानी अध्यात्म की दृष्टि से जिसकी व्याख्या की जाती है उसे हम आध्यात्म परक कहेंगे। तो इन्होंने, आचार्य उवट ने माध्यम दिन संहिता के भाष्य लिखते समय जो है अनेक मंत्रों का आध्यात्मिक दृष्टि से भाष्य किया है, अनेक मंत्रों का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से निकाला है। ठीक है, उवट मध्य युग में हुए थे और मध्य युग के एक प्रौढ़ वेदज्ञ थे। मध्य युग के एक प्रौढ़ वेदज्ञ थे, यानी अच्छे विद्वान थे वेद के। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं इनकी अन्य रचनाएं। ये प्रौढ़ वेदज्ञ थे, ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि वैदिक साहित्य पर इनकी अन्य कृतियां भी है। इनकी अन्य कृतियां में देखिए ऋक् प्रातिशाख्य की टीका, यानी कि जो ऋक् प्रातिशाख्य पर भाष्य है, उबट भाष्य सहित आज भी हम सब ऋक् प्रातिशाख्य पढ़ रहे हैं ना, यूजीसी नेट के सिलेबस में अभी भी ऋक् प्रातिशाख्य लगा है और हम उसे उबट भाष्य के आधार पर ही देखते हैं। तो वो जो भाष्य है ना, उबट भाष्य, वही ऋक् प्रातिशाख्य की टीका यही आचार्य उबट जी ने लिखा है, ठीक है। और यजुर प्रातिशाख्य भी है, उस पर भी टीका आचार्य उबट ने लिखा है। इसके अलावा ऋक् सर्वानुक्रमणी ये कात्यायन की एक कृति है, अनुक्रमणिका साहित्यों में से, ठीक है, ऋग्वेद के अनुक्रमणिका ग्रंथों में गिनी जाती है। तो इस ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भी इन्होंने भाष्य लिखा है। किसने? उबटाचार्य ने। उबटाचार्य कौन है? माध्यम दिन संहिता के प्रथम भाष्यकार हैं। इसके अलावा इन्होंने ईशावास्य उपनिषद पर भी भाष्य लिखा है। भाई ईशावास्य उपनिषद पर भाष्य लिखना तो निश्चित है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण माध्यम दिन संहिता पर भाष्य लिखा है। तो माध्यम दिन संहिता शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है ना, और शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। तो निर्विवाद रूप से इन्होंने ईशावास्य उपनिषद का भाष्य लिखा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद क्या है? इनके सभी ग्रंथ प्रकाशित हैं, कोई ग्रंथ कहीं लुका छिपा नहीं है, ठीक है। सभी ग्रंथ प्रकाशित है, कोई ग्रंथ अप्रकाशित नहीं है, किसी में संदेह नहीं है। आचार्य उबट ने इन सभी ग्रंथों को लिखा है। ऋक् प्रातिशाख्य पर टीका, यजुर प्रातिशाख्य पर टीका, ऋक् सर्वानुक्रमणिका के भाष्य और ईशावास्य उपनिषद पर भाष्य और संपूर्ण माध्यम दिन संहिता पर भाष्य, ये सभी ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये थे आचार्य उबट के परिचय में कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान। अब चलिए देखते हैं हम माध्यम दिन संहिता के दूसरे भाष्यकार महिधर, जो फेमस भाष्यकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद के फेमस भाष्यकार है। क्योंकि उबट जी ने तो भाष्य लिखा था, पर वो संक्षिप्त भाष्य लिखा था। महिधर विस्तार से एवं सरल रूप से शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन संहिता की व्याख्या करते हैं। उबट को आधार बनाकर व्याख्या किए हैं, लेकिन बहुत ही सरल और विस्तार से व्याख्या करते हैं। यज्ञ के विधि विधान को बहुत ही बारीकी से बताते हैं। निरुक्त स्रोत सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों का उदाहरण देकर बताते हैं। इसीलिए शायन ने महिधर का भाष्य पढ़ा और उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो सोचे कि महिधर ने काम कर दिया है भाई शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन संहिता पर, इसलिए मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने सीधा शुक्ल यजुर्वेद का काण्व संहिता से, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता में भाष्य लिखा। सायन ने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन संहिता पर भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि महिधर का एक अच्छा भाष्य पहले से उपलब्ध था और काण्व संहिता पर उन्होंने भाष्य लिखा है शुक्ल यजुर्वेद के, ठीक है। तो महिधर ने शुक्ल माध्यम दिन संहिता पर वेद दीप नामक एक भाष्य प्रणयन किया, ठीक है। महिधर के भाष्य ग्रंथ का नाम क्या है? वेद दीप। दोस्तों सभी भाष्य ग्रंथों का नाम याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, परीक्षाओं में पूछ लेता है। जैसे कि हम सामवेद को पढ़ते हुए देखे थे कि गुण विष्णु का भाष्य ग्रंथ क्या है? गुण विष्णु का भाष्य ग्रंथ छांदोग्य मंत्र भाष्य है। आचार्य माधव जो सामवेदी भाष्यकार हैं, उनका भाष्य ग्रंथ क्या है? विवरण है, जो उत्तर विवरण और छांदोषिक विवरण में विभक्त किया गया है। इसके अलावा आज देख रहे हैं हम शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों में जो महिधर है, इनके महिधर भाष्यकार का जो भाष्य है, इसका नाम वेद दीप है। तो वेद दीप किस भाष्यकार का ग्रंथ है? महिधर का ग्रंथ है। महिधर किस वेद के भाष्यकार हैं? महिधर माध्यम दिन संहिता शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। तो इन्होंने अपने भाष्य का आधार उबट भाष्य को मनाया है, ठीक है। उबट भाष्य के आधार पर ही इन्होंने अपना भाष्य लिखा है और उसी का स्पष्ट रूप से विस्तार किया है। उबट भाष्य को ही आधार मानकर संपूर्ण भाष्य लिखा है और उसी भाष्य को स्पष्ट से एक एक पद को समझाकर विस्तार से लिखा हुआ है, ठीक है। और उनकी विशेषता यह है कि इन्होंने निरुक्त स्रोत सूत्र आदि से उदाहरण देकर यज्ञ प्रक्रिया के विधान को सुबोध और सरल रूप से समझाया है, ठीक है। उबट जो है संक्षिप्त व्याख्या करते हैं, ये विस्तार से निरुक्त स्रोत सूत्र ब्राह्मण आदि का उदाहरण देकर विस्तार से यज्ञ प्रक्रिया को समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं महिधर कहाँ के रहने वाले थे। महिधर काशी निवासी नागर ब्राह्मण थे, ठीक है। महिधर काशी के नागर कोटि के ब्राह्मण थे और महिधर तंत्र शास्त्रों के भी अच्छे ज्ञाता थे, मर्मज्ञ थे। तंत्र शास्त्र के मर्मविद तांत्रिक भी थे महिधर, ठीक है। उन्होंने 1645 विक्रम संवत अथवा 1588 ईस्वी के बीच में एक तंत्र ग्रंथ भी लिखा है, उसका नाम है मंत्र महोदधि।
मंत्र महोदधि ग्रंथ किसने लिखा? महीधर ने लिखा। इस ग्रंथ के नाम को याद रखिएगा, पूछ लेता है परीक्षा में। मंत्र महोदधि ग्रंथ के प्रणेता कौन है? महीधर। महीधर के तंत्र विषय ग्रंथ का नाम क्या है? मंत्र महोदधि। तो मंत्र महोदधि ग्रंथ को याद रखिएगा विशेष रूप से। वेददीप इनका भाष्य है और मंत्र महोदधि तंत्र विषय ग्रंथ है। ठीक है, तंत्र शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, इनकी समय 16वीं शती का उत्तरार्ध है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इतने कालखंड के विषय में इन्होंने मंत्र महोदधि लिखा है, तो इनका समय इसी के आसपास होगा। तो समय इनका 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ये नरसिंह भगवान के उपासक थे। तो महीधर के बारे में हमने जाना। ये फेमस भाष्यकार हैं माध्यम दिन संहिता के। दूसरे भाष्यकार जो विस्तार से माध्यम दिन संहिता के यज्ञ प्रक्रिया का निरुक्त सूत्र आदि के उदाहरण के सहित व्याख्या किए हैं माध्यम दिन संहिता को। इसके अलावा इन्होंने क्या है, ये तंत्र विद्या यानी तंत्र के भी अच्छे मर्मविद थे, तंत्र शास्त्र के भी, इसीलिए इन्होंने तंत्र ग्रंथ भी लिखा है मंत्र महोदधि, और इनका समय 16वीं शती का उत्तरार्ध है। ठीक है, अब चलिए काण्व संहिता के भाष्यकारों को देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर हलायुध का है। हलायुध सायण से भी पूर्ववर्ती है। हलायुध के बाद सायण है। सायण को इसमें हम लाए नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं हलायुध के बाद सायण और सायण के बाद अनंताचार्य। तो चलिए अब हम देखते हैं हलायुध अपने ग्रंथ के प्रारंभ में अपने बारे में कुछ लिखते हैं। उस श्लोक को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके परिचय को विस्तार से देखेंगे। तो ये लिखते हैं, वाल्ये ख्यापितराज पंडिपदम श्वेताश्चिम्बिम्बोज्ज्वल छत्रो सिक्त महामहस्तमुपदम दत्त्वा नभे यौवने यस्मै यौवनशेष योग्यम् अक्षुलक्ष्मपाल नारायण श्रीमान लक्ष्मणसेन देव नृपतिर्धर्माधिकारं ददौ। धर्माधिकारं ददौ यानी कि ये धर्माधिकारी पद में प्रतिष्ठित थे, जो कि बहुत सम्माननीय पद था लक्ष्मण सेन के दरबार में। इसी श्लोक से पता चलता है। तो देखिए, ये सायण से पूर्ववर्ती आचार्य हैं हलायुध। ये हलायुध शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर अपना भाष्य लिखे हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा है। ये सायण के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। इस भाष्य का नाम क्या है? ब्राह्मण सर्वस्व। दोस्तों, महीधर के भाष्य का नाम हमने देखा माध्यम दिन संहिता पर वेददीप, और ब्राह्मण सर्वस्व के कर्ता कौन है? हलायुध। ब्राह्मण सर्वस्व किस वेद का भाष्य है? शुक्ल यजुर्वेद का। ब्राह्मण सर्वस्व किस शाखा का भाष्य है? काण्व संहिता का। ठीक है, तो फिर अपने भाष्य के प्रारंभ में हलायुध ने अपने बारे में ये श्लोक लिखा है। हमने इसका वाचन कर लिया है, जिससे पता चलता है कि हलायुध बाल्यावस्था में, ठीक है, राज पंडित पद में अधिष्ठित हुए थे राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में। इसके अलावा नव यौवन काल में ये श्वेत छत्र धारण कर एक सम्मानित, इन्हें श्वेत छत्र धारण करने का अधिकार देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यौवन के अंत में यानी कि वृद्धावस्था में इन्हें धर्माधिकारी पद में प्रतिष्ठित किया गया था। एक सम्मानित पद, उच्च पदवी है, धर्माधिकारी पद में इन्हें प्रतिष्ठित किया गया था। ठीक है, तो देखिए वही बात यहाँ लिखा हुआ है। आचार्य हलायुध गौड़ नरेश, गौड़ यानी बंगाल के नरेश राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में क्रमशः बाल्यकाल में राजपंडित हुए। नए यौवन में या नव यौवन में श्वेत छत्र धारण करने का अधिकार तथा मान इन्हें दिया गया। इसके अलावा अपने अंतिम समय में यानी वृद्धावस्था में ये राजा के धर्माधिकारी पद पर प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, राजा के धर्माधिकारी पद पर प्रतिष्ठित हुए, जो कि एक गौरवपूर्ण पदवी है। इस पद पर ये प्रतिष्ठित थे। इनका समय 12वीं शती ईस्वी है निस्संदेह, क्योंकि 12वीं शती ईस्वी ही राजा लक्ष्मण सेन का समय है, शासनकाल है। उसी समय ये भी हुए थे, इसलिए इनका समय 12वीं शती ईस्वी है। इसके अलावा हमने सामवेद के भाष्यकारों में भी देखा था गुण विष्णु का समय 12वीं शती ईस्वी है, वो भी राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ठीक है, इनकी अन्य कृतियां क्या है? ब्राह्मण सर्वस्व तो इनका एक वेद भाष्य है काण्व संहिता पर, इसे हमने देख लिया। इसी तरह सर्वस्व वाले जितने भी ग्रंथ मिलेंगे वो सारी इनकी कृतियां हैं। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए। जैसे कि मीमांसा सर्वस्व है मीमांसा दर्शन पर, वैष्णव सर्वस्व है वैष्णव शास्त्रों पर, वैष्णव संप्रदाय के शास्त्रों पर, शैव सर्वस्व है शैव शास्त्रों पर, और पंडित सर्वस्व भी एक ग्रंथ है इनका। तो सर्वस्व 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 जिसमें लगे हुए हैं ये सारे शास्त्र हलायुध के द्वारा रचित हैं और हलायुध के ग्रंथ हैं। मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व, सबसे इम्पोर्टेंट ब्राह्मण सर्वस्व जो वेद की व्याख्या है
किस वेद के? शुक्ल यजुर्वेद के काणव संहिता के व्याख्या ग्रंथ से, काणव संहिता का व्याख्या ग्रंथ है। ठीक है, तो इन ग्रंथों को उन्होंने निर्माण किया है। ब्राह्मण सर्वस्व के अलावा मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व आदि ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया है। इसके अलावा और क्या है, चलिए देखते हैं। काणव संहिता के दूसरे व्याख्याकार अनंताचार्य को क्रम से देखें तो हलायुध के बाद सायण आते हैं, लेकिन हमने सायण को छोड़ा है, तो अब हम अनंताचार्य को देखेंगे। अनंताचार्य काणव संहिता के उत्तरार्ध पर भाष्य लिखते हैं। उत्तरार्ध यानी कि आधा, शेष आधा भाग, पहला आधा भाग नहीं, उत्तर का आधा भाग, यानी कि यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित है। 40 अध्यायों में से 20-20 अध्याय काट लीजिए, पहले 20 अध्याय को उन्होंने छोड़ दिया है। 21 से 40 अध्याय यानी उत्तरार्ध है ना, अंतिम भाग पर इन्होंने भाष्य लिखा है। काणव संहिता के अंतिम भाग पर 21 से 40 अध्याय तक इन्होंने भाष्य लिखा है। इनका निवास स्थान काशी, ये काशी के वैदिक विद्वान थे। अभी हमने देखा था महीधर जी को भी, वो काशी के नागर ब्राह्मण थे, ये भी काशी के वैदिक विद्वान थे। और इनके भाष्य पर महीधर के रिश्तेदार होंगे, मजाक में बोल रही हूँ कि महीधर के रिश्तेदार तो नहीं होंगे, लेकिन एक ही जगह से थे, काशी से, तो ये महीधर के भाष्य का अनुकरण करते हैं। यानी कि इनकी भाष्य में महीधर की छाया दिखाई देती है, यानी कि महीधर के भाष्य को इन्होंने पढ़ा है, समझा है, उनका अनुकरण करके उनसे सीखा है, फिर अपना भाष्य बनाया है। महीधर ने माध्यन्दिन संहिता पर लिखा था, इन्होंने नया आविष्कार किया, काणव संहिता पर लिख दिया। तो इनके भाष्य में जो है स्पष्ट छाया महीधर की दिखाई देती है। ठीक है, महीधर की स्पष्ट छाया नजर आती है इनके भाष्य में। इन्होंने महीधर का अनुकरण किया है। महीधर भी 16वीं शताब्दी के थे और ये भी 16वीं शताब्दी के हैं, लेकिन महीधर के परवर्ती हैं, क्योंकि इन्होंने महीधर का अनुकरण जो किया है। ठीक है, महीधर का अनुकरण किया है। स्थिति काल इनका 16वीं 17वीं ईस्वी। ये वैष्णव थे। ठीक है, ये वैष्णव थे और इसीलिए इन्होंने स्थान स्थान पर जो यजुर्वेद के मंत्रों का अर्थ किया है, जो व्याख्या किया है, इन्होंने विष्णु परक अर्थ किया है। ठीक है, ये वैष्णव थे, इसीलिए विष्णु भगवान को मूल में रखकर यजुर्वेद की व्याख्या इन्होंने ज़्यादातर मंत्रों के यजुर्वेद के ज़्यादातर मंत्रों का व्याख्या इन्होंने विष्णु परक किया है। इनकी अन्य कृतियां हैं शुक्ल यजुर्वेद की प्रातिशाख्य पर टीका। ये टीका उबट की टीका से अच्छी नहीं है। उबट की टीका इनसे ज़्यादा प्रौढ़ है। ठीक है, उबट की टीका जो है इनसे ज़्यादा प्रौढ़ है और प्रसिद्धि भी है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की प्रातिशाख्य पर इनकी टीका ज़्यादा फेमस नहीं है। तो हमने देखा काणव संहिता के जो ये व्याख्याकार हैं अनंताचार्य, इनका स्थिति काल 16वीं 17वीं ईस्वी। ये महीधर के भाष्य की छाया में अपनी भाष्य लिखते हैं। ठीक है, अपनी भाष्य लिखते हैं और इन्होंने विष्णु परक अर्थ किया है शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का अनेक स्थान पर, और इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की प्रातिशाख्य पर भी टीका लिखा है। ठीक है, अब आइए आनंद बोध भट्टोपाध्याय। आनंद बोध भट्टोपाध्याय, ये इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद के काणव संहिता पर भाष्य लिखा था, पर इनका संपूर्ण भाष्य अभी अनुपलब्ध है। 31 से 40 अध्याय तक इनका जो भाष्य है इसको एक समय में प्रकाशित किया गया था। किसमें? एक है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, जो अभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहलाता है। उसी विश्वविद्यालय के द्वारा एक शोध पत्रिका प्रकाशित की जाती है, सारस्वती सुषमा पत्रिका। इस सारस्वती सुषमा पत्रिका में कभी इनके भाष्य को प्रकाशित किया गया था 31 से 40 अध्याय तक, और शेष भाग अभी भी अप्रकाशित हैं। कहा जाता है इन्होंने संपूर्ण ग्रंथ लिखा है, लेकिन संपूर्ण ग्रंथ पर भाष्य लिखा है, लेकिन पूरे अनुपलब्ध है। 31 से 40 अध्याय तक ही सारस्वती सुषमा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा इनके परिचय में हम इतना कहेंगे कि इनके पिता वासुदेवपुरी निवासी जातदेव भट्टोपाध्याय हैं। इनके पिता वासुदेवपुरी के निवासी थे। इनका नाम जातदेव भट्टोपाध्याय है, जातवेद भट्टोपाध्याय। और आनंद बोध भट्टोपाध्याय चतुर्वेदी थे, यानी कि इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया था, चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया होगा, इसलिए इन्हें चतुर्वेदी कहा गया है। तो आनंद बोध भट्टोपाध्याय चतुर्वेदी थे। परीक्षाओं में पूछ देगा निम्नोक्त में कौन से भाष्यकार चतुर्वेदी हैं, तो आनंद बोध भट्टोपाध्याय। इसके बाद में इन पर उबट का प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित होता है। उबट जो पहले भाष्यकार हैं माध्यन्दिन संहिता के, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपना भाष्य लिखा है। इनके भाष्य में उबट का
हमें दिखने मिलता है। इसके अलावा अपने भाष्यों में इन्होंने देवता, ऋषि, छंद का निर्देश एवं यज्ञ तथा मंत्रों का विनियोग भी यथास्थान दिया है। इनके भाष्य की एक विशेषता है कि इन्होंने अपने भाष्य में विस्तार से ऋषि, देवता, छंद का निर्देश किया है, साथ ही यज्ञ तथा मंत्रों के विनियोग का भी यथास्थान निर्देश दिया है। ठीक है, तो ये था हमारे शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों पर एक पाठ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही इस नोट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको ये नोट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। सामवेद का तो हो गया है, कृष्ण यजुर्वेद के व्याख्याकारों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।